कोरोना के मामले पूरे हिंदुस्तान में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जो प्रवासी भारतीय उन लोगों को मुंबई और महाराष्ट्र से भेजने की जो तैयारी है, अलग अलग इलाकों में जो रहते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उसके लिए ट्रेन सेवा शुरू की है। लगभग 2 से 3 ट्रेनें महाराष्ट्र और मुंबई से जा चुकी है प्रवासी भारतीयों को लेके। लेकिन प्रवासी भारतीयों की जो तादाद है मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। ये तादाद लगभग 10 लाख 15 लाख से ज़्यादा तादाद है, और जो ट्रेनें भेजी जा रही है वो वाकई में काफ़ी कम है। इससे भी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है कृपाशंकर जी, और पूर्व मंत्री भी है वो हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। प्रवासी भारतीयों के तमाम मुद्दों को वो लगातार पिछले कई दिनों से उठा भी रहे हैं, और लगातार प्रवासी भारतीय जो महाराष्ट्र के अंदर और मुंबई के अंदर रहते हैं उनके मुद्दे लेके हमेशा से वो राजनीति करते हुए भी आई है। कृपा जी, सबसे पहला सवाल ये, जो प्रवासी भारतीय जो है यहाँ से जो सरकार उनको ट्रेन की सुविधा और सारी चीज़ें दे रही है, इसको किस हद तक आप सही मानते हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो अभी रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, मैं उसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये हिंदुस्तान जो है ये गंगा जमुनी संस्कृति का है, अलग अलग त्योहारों का है, और इस समय पवित्र पाक महीना चल रहा है। दूसरा, आपने प्रवासी भारतीय कहा। एक समय था जब प्रवासी कहे जाते थे तो उस समय एक गाना गाया जाता था कि परदेशियों से न अखियाँ मिलाना, परदेशियों का एक दिन जाना, यानी परदेशी होते थे। बाद में अपने आप एक गाना 50 साल बाद हमने नहीं कहा था, ये गाया जाने लगा कि जाना नहीं परदेसी हमें छोड़ के। अब हमारा एक रिश्ता ऐसे हो गया कि प्रवासी शब्द, ये प्रवासी नहीं, हम भारतीय हैं। हम भारतीय मतलब मजदूरी करने के लिए उस राज्य से यहाँ आए होंगे, जन्म कहीं भी होगा, पूरे हिंदुस्तान में लोग जाते हैं। प्रवासी शब्द मुझे लगता है धीरे धीरे ख़त्म होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम कोई अलग देश से नहीं आए हैं। प्रदेश हमारा अलग हो सकता है, एक ही देश के। कोरोना का जो संकट आया है, बहुत बड़ा संकट है, हिंदुस्तान के ऊपर है और पूरे विश्व के ऊपर है। लेकिन लगातार जो सरकार के प्रयास हो रहे हैं अलग अलग तरीके से, मैं उस प्रवास के प्रयास के बारे में हम सब लोग, पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा होकर कर रहा है। जहाँ तक मुंबई में जो परिस्थिति है, यहाँ पे जो मज़दूर हैं वो मज़दूर ऐसे हैं कि कई मज़दूर कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, काम करते हैं, और काम करके उनका कोई घर भी नहीं होता है, वो जहाँ काम करते हैं वहीं रह जाते हैं। कई मज़दूर सालों सालों से यहाँ रह रहे हैं, कोई सब्जी बेचता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई अलग अलग ढंग। ये जो मज़दूर है, ये मज़दूर वर्ग को आज परिस्थिति ऐसी है कि चाली में रहते थे। पहले शिफ्ट चलता था, नौकरी चलती थी, तो 2 आदमी काम पे जाता था, एक रूम में 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8 लोग थे। शौचालय वहाँ मतलब 1-2 होता था। तो तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए उत्तर भारतीय या मतलब पूरे बिहार से, या जो भी जिस प्रांत से आता है, मुसीबतों को झेलते हुए अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, काम करते चलाया। ऐसे संकट घड़ी में सब लोगों ने अलग अलग ढंग से अपनी सेवाएं देना आरम्भ किया। सरकार ने बात करी, लेकिन लॉकडाउन की परिस्थिति ऐसी थी कि 1 महीना 1.5 महीना जहां काम करते थे, कुछ उद्योगपतियों ने, कुछ उद्योजकों ने, कुछ ठेकेदारों ने तो पैसा दिया, लेकिन 1 महीना से बंद कर दिया वो। हमने सरकार से उस समय भी कहा था कि इनको कम से कम घर पे राशन पहुंचाओ, इनको खाना दो, और एक टेंट बड़ा डाल के जहाँ जहाँ खाली मैदान वहाँ इनको बिठा दो, कुछ नहीं करना, खाना दो, मोबाइल टॉयलेट लगा दो, टेंट डाल दो, रहेंगे लोग। धीरे धीरे जब साधन होगा तब भेजना। हम सरकार की उन अड़चनों के बीच में नहीं आना चाहते, क्योंकि सरकार कोई खुद के लिए नहीं कर रही है, हम सब लोग के लिए कर रही है। लॉकडाउन में ऐसी परिस्थिति बनी कि वो मजदूर जो है, जब उनके पास खाने को नहीं रह गया, अब उनको महामारी ज़्यादा भुखमरी सताने लगी, तो लोग अलग अलग तरीके से आज भी जा रहे हैं। लोग पैदल जा रहे हैं, टैंकर बैठ जा रहे हैं। वो जो टैंकर के अंदर जो उसके अंदर सीमेंट भरा रहता था, उसमें बैठ के लोग गए, साइकिल से भी गए, पैदल गए। एक बड़ा समूह तो 1000 किलोमीटर रोज जाता, नहीं 100 किलोमीटर रोज पैदल जाता था। ऐसे उसने 1500 किलोमीटर की यात्रा करी। फिर एक बार तय हुआ कि चलो बस से, अब थोड़ा बस जाएगी और बस छोड़ के आएगी। फिर बस में हमने कहा बस में कितने लोग जाएंगे? हाँ, हो सकता है पड़ोसी राज्य जो है, गुजरात चले जाएं, मध्य प्रदेश चले जाएं, गोवा चले जाएं, ये लगे हुए जो संलग्न प्रदेश हैं वो जा सकते हैं। फिर मैंने रेलवे की बात करी। रेलवे की बात करते 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 फिर उन्होंने रेलवे की बात मानी। रेलवे की बात मानने के बाद अब आया कि अलग अलग ज़िले की एक सूची बनाई जाए, अलग अलग ज़िले में ट्रेन यहाँ से जाए, और बाद में ट्रेन पे एग्री हो गए। एग्री होने के बाद मुंबई रेड जोन है, यहाँ मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस छोड़ नहीं सकते,
मुंबई सेंट्रल छोड़ नहीं सकते, तो कल्याण से, वसई से, भिवंडी से, अलग अलग जगहों से छोड़ने का प्रयास हो रहा है। अभी मुंबई से जो लोग जाना है, कम से कम ऐसे आज की तारीख में लगभग 10 लाख मजदूर वर्ग ऐसा है कि जिसको घर भेजने के सिवाय, उसके राज्यों में जाने के सिवाय कोई चारा नहीं है। ऐसे तो 15-20 लाख मजदूर होंगे, सब लोग मतलब ऐसे हैं। ये सीजन है, लोगों को आने जाने को होता था, सारा चीज़ बंद हो गया है, लोग नहीं जा रहे हैं, स्कूल बंद है। ऐसी परिस्थिति में जो ट्रेन चलाई गई, ट्रेन चलाने के बाद उनसे पैसा लिया गया। हमने उस समय कहा था कि पैसा इनसे क्यों ले रहे हो, इनके पास खाने का पैसा नहीं है। और जो पीएम केयर फंड में पैसा जा रहा है, जो चीफ मिनिस्टर कोविड में पैसा जा रहा है, ये पैसा लाओ। यहाँ तक मैंने सरकार को लिखा, चिट्ठी हमारे पास सब पड़ी हुई है, चिट्ठियाँ बताऊँगा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। फिर उनको लिखा, मैंने 10 सुझाव दिए थे, ये देखिए 10 सुझाव दिए थे क्या क्या करना चाहिए। हम उसकी कॉपी भी आपको दे देंगे, पूरे सुझाव उसमें दिए हुए हैं कि अगर इससे हम करेंगे। इसी मैंने लिखा है कि तो 2 धार्मिक बहुत बड़ा ट्रस्ट है यहाँ पे, एक है शिरडी संस्थान, एक है सिद्धिविनायक ट्रस्ट। मेरी जानकारी के हिसाब से शिरडी ट्रस्ट के पास लगभग 2000 करोड़ रुपया है। अभी बीच में सरकार मुख्यमंत्री निधि में जब आपत्ति आई थी तो 50 करोड़ रुपया ये अपना शिरडी संस्थान ने दिया था। आज कितना जाएगा? 50-60 करोड़ रुपया जाएगा ट्रेन का। अगर 85% सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है तो 15% जो है वो ज़्यादा एक 10 लाख को भेजने की व्यवस्था होगी, 5-7 लोग, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, बहुत जाएगा 70-80 करोड़ जाएगा। आप सिद्धिविनायक ट्रस्ट से ले लो, वैसे नहीं ले लो। और ट्रस्ट भक्तों का है, डीओटी का पैसा है, किसी उद्योगपति का पैसा तो है नहीं, सरकार के अधीन है। बाद में यही भक्त लोग अच्छे हो जाएंगे, फिर जाके बाबा का पूजा करेंगे, सिद्धिविनायक पूजा करेंगे, पैसे यही डालेंगे। तो एक तो होता है कि मतलब लोगों का आज भी मतलब परिस्थिति ऐसी है कि राशन का जो वितरण था कि कार्ड है कि नहीं, ये घोषणा हुई थी कि किसी के पास कार्ड नहीं उनको भी दे दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाई। चाहे जैसे भी, मैं सरकार को दोष नहीं कर रहा हूँ, कहीं न कहीं हमारी मॉनिटरिंग, कहीं न कहीं हमको ऐसा लगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो होने में थोड़ा आगे पीछे हुआ है। मुझे दुख इस बात का है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार या दूसरे राज्य में इनमें बंटवारा नहीं होनी चाहिए कि हमारा प्रदेश। अरे जो पैदा हुआ वहाँ जा रहा है, वहाँ की जवाबदारी बनती है, अपने गांव जाते हैं। हम यहाँ तो आज तक कमा के दे रहे थे, जब मुसीबत पे आए हम तो वहाँ हमको मतलब ये कहना पड़े कि हम शरणार्थी हैं। अरे हम अपने घर जा रहे हैं, जब हमने कमा के दिया है और जिस प्रदेश में रह करके हम कमा रहे हैं, हम लोगों की कमाई से रीढ़ की हड्डी है। ये मजदूर ही इस भारतवर्ष का रीढ़ का हड्डी है। उस रीढ़ की हड्डी के लिए आज मुसीबत में है तो उनको खाना देना, उनको पहुंचाना, इसमें पैसे कहाँ से बात आई। फिर आएगी मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप ठीक है, कराना जरूरी है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में उसके लिए सरकार को यंत्रणा देनी चाहिए ना। कहाँ जाएगा मजदूर, किसके पास जाएगा, कौन से डॉक्टर के पास जाएगा। इसलिए मैंने उसमें कहा कि जब रेलवे में ट्रेन में बैठे हो, बैठने के 2 घंटा पहले उसको लाया जाए, वहाँ उसकी परीक्षण किया जाए और परीक्षण करने के बाद उसको ट्रेन में जाए। आज बेचारे घूम रहे हैं, कोई 200, कोई 500-400 रुपया ले रहा है मेडिकल से। जो परिवार खाने के लिए मर रहा है उससे पैसा मतलब मांगा जा रहा है। 3 दिन हो गया, 3-4 ट्रेन गई, वसई रोड से गई, भिवंडी से गई, जहाँ किराया भी 400-450 था, आज वहाँ 700 रुपये लिए गए उनसे। दुख होता है इस बात की, मतलब बेचारे मजबूरी में कि हम मतलब किसी तरह ज़िंदगी बचा लें, हमारे माँ बाप चले जाए, हमारे बच्चे के पास चले जाएँ। सरकार ने कहा कि लॉकडाउन में सब लोग अपनी फैमिली के पास रहें। अरे भाई, जिनकी फैमिली नहीं, वो फैमिली के पास जा रहे हैं, वो तो सुविधा करो। बहुत देर हुई, लेकिन कम से कम शुरुआत हुई है, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना। लेकिन आज मेरा यही कहना है कि जो जवाबदारी जिसके ऊपर है, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, किस दल की सरकार है, इससे हट करके ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, हम सभी हिंदुस्तान है। कौन किसको धर्म मानता है, कौन किसके प्रदेश का मानता है, कौन कौन सी भाषा बोलता है, इससे सबसे हट करके लोगों के इंसानियत के नाम चलना चाहिए। अभी परिस्थिति ऐसी है, जैसे हमको पता चला कि अभी इंग्लैंड से और कहाँ से हवाई जहाज़ से उनको लाया जा रहा है, तो हवाई जहाज़ अगर उनको लाया जा रहा है तो हवाई जहाज़ सच बड़ी सुविधा है, 2 घंटे में आदमी पहुँच जाएगा। ट्रेन में और बस में जो जा रहे हैं 3 दिन लगता है, 3-4 दिन में कहाँ उतरे, कौन मिल गया, जो टेस्टिंग आपने की मेडिकल की वो टेस्टिंग फेल हो गई तो जैसे उनको चेक कर रहे हो। और उसमें सब ज़्यादा मजबूरी है, महाराष्ट्र में जो मेरी जानकारी है लगभग 35,000 स्टूडेंट्स, उसमें लड़कियां लड़के सब मिला करके
ऐसे अलग अलग कॉलेजों में है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में है, कोई मेडिकल कॉलेज में है, महाराष्ट्र के बहुत अलग अलग जगहों पे जहाँ एयरपोर्ट का साधन है वहाँ तुम एयरपोर्ट चालू कर, प्लेन चालू कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। आज ही मुझे पता चला कि स्पाइस जेट की प्लेन अहमदाबाद से कुछ जर्मन लोगों को दिल्ली ले जाना था। आज वो जर्मन ने उनको परमिशन दिया, इन्होंने परमिशन दिया, और आज वहाँ से अहमदाबाद से प्लेन जो है वो दिल्ली गई है। ये मुझे जानकारी मिली। मैंने अभी कई स्पाइस जेट के मालिक, इंडिगो के मालिक में खुद बात कर रहा हूँ, आप लोग पहल करो। मैंने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि मतलब उसमें आप जो है वो पूरी जो सावधानी है, पूरी विद फुल प्रिकॉशन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करना है। लेकिन उनको जाने के लिए अगर सुविधा नहीं प्रदान करेंगे तो जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई कैसे चलेगा। मेरा लोगों से अपील है, सभी लोगों से अपील है कि मेहरबानी करके कोई पॉलिटिक्स नहीं करे, कोई अलग ढंगी बात नहीं करे। ये सब मिल करके इस हिंदुस्तान में बड़े बड़े संकट आए हैं, लेकिन हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है, उस तहजीब के तहत रह करके लोगों ने इस हिंदुस्तान को कौन कौन नहीं लूटा है, इसके बावजूद आज हिंदुस्तान है। मैं यही चाहता हूँ, खास करके एक तो प्रवासी, माइग्रेंट, ये सब जब कहते हैं तो हमको भी लगता है अरे भाई हम तो महाराज में दिन रात काम में लगे हुए हैं, अब कौन सा प्रवासी हो गए हम। प्रवासी शब्द अब नहीं रहे तो अच्छा है, वो अच्छा नहीं लगता है। ये श्रमिक हैं, श्रमिक समूह कहिए, मजदूर समूह कहिए, गरीब लोग कहिए। और आज भी मैं बता रहा हूँ आपसे, बोलते बोलते मेरा गला भर जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने उस दर्द को देखा है। मुझे बोलने के टाइम कोई फ़ोन करते हैं, अरे साहब मेरे घर में राशन नहीं है। मैं दूसरा फ़ोन उठाता हूँ, कोई उधर के इलाके का आदमी जो हमको मिल जाता है, भैया इसके यहाँ 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 किलो चीनी हो सके तो भेज दो, आटा भेज दो, इसके घर में 2 बच्चे, दूध, तुम्हारे घर का दूध भेज दो। ऐसे भी लोग हैं करने वाले, कर रहे हैं। लेकिन परिस्थितियाँ इतनी बिकट बनी हुई है कि मुंबई शहर से, थाना से, जो MMRDA एरिया है, इवन पूना, नासिक से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, आसाम, उड़िया के लोग, ये जो भी है मजदूर वर्ग है, ये कोई माइग्रेंट नहीं है, ये मजदूर वर्ग है। यहाँ करते हैं काम, इस धरती पर करते हैं, यहाँ उनको रोजी रोटी मिलती है। मैं महाराष्ट्र की धरती को प्रणाम करता हूँ, मैं महाराष्ट्र धरती को सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि महाराष्ट्र में एक मुंबई औद्योगिक शहर है। ऐसे औद्योगिक शहर पूरे हिंदुस्तान में हो जाएं, शायद ये परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन जो पीड़ा, जो दर्द, आदमी 8 घंटे 9 घंटे ड्यूटी करता है, 1-2 घंटे आगे खाना बनाता है, मुश्किल से चढ़े। अभी फुटपाथ भी बंद है, वो लोग फुटपाथ पे सो लेते थे, हाथ गाड़ी में सो लेते थे, अगल बगल सो लेते थे। ड्यूटी पे जाते थे तो उनको शौचालय कंपनी में बहुत पहले पहुंच जाते थे, रेलवे स्टेशन में वो अपनी सुविधा कर लेते थे। ऐसी परिस्थितियों में पूरा लॉकडाउन कहाँ जाएं, और उनको मतलब बाहर मत निकलो। अच्छा, उनको जब तुम बाहर नहीं निकालोगे और उनकी टेस्टिंग नहीं होगी तो वहाँ एक आदमी होगा, एक आदमी 10 लोग एक घर में रहते, कैसे होगा। और ये किया जा सकता है। बड़े बड़े जब प्रोविज़न होते हैं, चाहे कुंभ का मेला प्रयागराज हो, चाहे कुंभ का मेला नासिक हो, वहाँ पे लाखों लोगों की व्यवस्था की जाती है। 10-10 दिन लोग वहाँ जाते हैं और लाखों लोग आते हैं, तो वो भी व्यवस्था होती है। आज वो व्यवस्था की जा सकती है, किया जाना चाहिए। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि जो जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ उनको जाने की अनुमति मिले। और हम सब लोग मिल करके किसी सरकार की बारे में बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सब सरकार को ये सोचना चाहिए, ये हमारे लोग हैं, हमारे परिवार, इनकी वजह से मैं हूँ, ये हमारे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। ये देखिए कृपाशंकर, इनका साफ तौर पे कहना है जो भी प्रवासी भारतीय उनको अपने घर तक का जाने की जो भी सरकारी सुविधा है वो जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि एक उद्योगपति और एक अच्छे घर का लड़का, उसको सरकार फ्लाइट की भी फैसिलिटीज देती है, AC बसों की भी फैसिलिटीज देती है। लेकिन प्रवासी भारतीयों की जब बात आती है या मजदूर तबकों की बात आती है तो कोई भी सियासी पार्टी सामने नहीं आती है इनकी मदद करने के लिए। तो ऐसी मदद करने के लिए कृपाशंकर लगातार आवाज उठा रही है इस चीज़ों के ऊपर कि ऐसे लोगों की मदद करने के लिए तमाम जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है वो सामने आए और ऐसे लोगों की मदद करे। F न्यूज़ के लिए अमजद खान, मुंबई।